नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपन सीवीटी 2 के लिए कुछ प्रश्न देख रहे हैं, तो आज अपन इकोनॉमिक्स के प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कंपनी द्वारा अपने उच्च स्तरीय कर्मियों को बिना किसी शुल्क के शेयर उपलब्ध कराना कहलाता है। तो देखिए, अगर कोई कंपनी है, सपोज रिलायंस है, ठीक है, रिलायंस है, वो अपने सपोज जो मैनेजर हैं या एग्जीक्यूटिव हेड कोई होंगे, तो ये जो तमाम उच्च वर्ग के कर्मचारी हैं, उनको अपने जो भी कुछ शेयर निकालता होगा समय समय पे, उसमें कुछ शेयर फ्री में उन कर्मचारियों को दे देता होगा, ठीक है। तो उस शेयर को क्या कहते हैं? स्वीट शेयर। अब स्वीट शेयर का मतलब ये हो गया कि कुछ मीठा वगैरह, जैसे ही शेयर निकला तो कुछ मीठा खिला दिए अपने बड़े आदमियों को, यानी कि बड़े कर्मचारियों को, और छोटे आदमी या छोटे कर्मचारी वगैरह तो नून रोटी खाएंगे ही, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। नून मतलब क्या होता है वो आपको पता है, अगर आप बिहार यूपी से बिलोंग करते हैं। नून मतलब नमक, साल्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया ना कि जो उच्च स्तरीय कर्मी होते हैं, उनको कंपनी फ्री फोकट में कुछ शेयर दे देती है, तो उसी को कहते हैं स्वीट शेयर। कंपनी द्वारा अपने पुराने शेयर धारकों को मुफ्त में दिया गया शेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? तो उस शेयर को हम बोनस शेयर कहते हैं या स्क्रिप्ट शेयर कहते हैं, दोनों एक ही बात है। कहने का मतलब ये है कि सपोज हम हमेशा शेयर मार्केट में अपना काम चलाते रहते हैं, यानी कि खरीदते रहते हैं। सपोज हम जो भी रिलायंस का शेयर निकलता है सभी हम परचेज करते हैं, मतलब सभी नहीं, मतलब कि हमेशा उसके शेयर परचेज करते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो रिलायंस वाले हम पे ट्रस्ट बना लेगा कि नहीं, ये बंदा हमारा शेयर हमेशा खरीदता रहता है, तो यानी कि इसको हमारे कंपनी पे ट्रस्ट है, तो कभी जब भी नया कोई शेयर आएगा तो कुछ शेयर ये हमें फ्री फोकट में दे देगा कि भाई तुम पुराना ग्राहक हो, तुमको हम फ्री में इतना शेयर देते हैं, ठीक है। तो उस शेयर को क्या कहते हैं? बोनस शेयर। बोनस का मतलब ही हो गया कि कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है, यानी कि जिसके लिए कोई पैसा की आवश्यकता नहीं है, तो इसको कहते हैं बोनस शेयर या स्क्रिप्ट शेयर। चिन्हित किए गए तीर्थ स्थानों का विकास और सौंदर्यीकरण के लिए कौन सी भारत सरकार की योजना है? देखिए, जैसे कामाख्या हो गया, आपके वाराणसी हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थान हैं इंडिया में जिसको कि और विकास करने की आवश्यकता, उसको और सुंदर बनाने की आवश्यकता है। तो उसके लिए कौन सी योजना भारत सरकार लाई है? प्रसाद। प्रसाद वही, जैसे आप समझ सकते हैं कि प्रसाद बंटता है ना, तो प्रसाद कहाँ पे? मंदिर में बंटता है। तो मंदिर वगैरह ये सब जो तीर्थ स्थान होते हैं, उसी को और भी सुंदर बनाने के लिए प्रसाद जो योजना भारत सरकार की है वो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एड वेलोराम कर, जिसे हम एड वेलोराम टैक्स भी कहते हैं, किस पे लगती है? वस्तुओं पर लगाए गए जो कर उसकी मात्रा के आधार पर ना होकर मूल्य अनुसार लगाया जाए, यानी कि कोई भी वस्तु कितना मात्रा में है उस मैटर में हमको नहीं पढ़ना है, कितना रुपये का है उसके अनुसार जो टैक्स लगता है, तो उसी को कहते हैं एड वेलोरम टैक्स, ठीक है। अच्छा, ग्रीन फील्ड निवेश किसको कहते हैं? देखिएगा, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं, यह किसी कंपनी द्वारा नए संयंत्र, कार्यशाला आदि में किया गया निवेश। सपोज एक फिर से एग्जांपल लेते हैं आपके रिलायंस का। रिलायंस जो मुकेश अंबानी का है और एक रिलायंस आपके अनिल अंबानी का है। मुकेश अंबानी का जियो आप समझेंगे कि अभी हाल ही फिलहाल में खुला है, लेकिन अनिल अंबानी के पास जो टेलीकॉम सेक्टर है, यानी कि रिलायंस जो पहले सीडीएम वगैरह आते थे, वो अनिल अंबानी के पास था। एक दोनों भाई के बीच मेमोरेंडम साइन हुआ था, जिसके तहत जो अनिल अंबानी है उनको टेलीकॉम सेक्टर दिया गया और इनको ऑयल सेक्टर दिया गया था, जो बाप का संपत्ति है उसके बंटवारा में। ये एग्रीमेंट हुआ था दोनों के बीच कि जो मुकेश अंबानी है वो टेलीकॉम सेक्टर में नहीं आएंगे इतना दिनों तक। जैसे ही वो मेमोरेंडम का जो पीरियड है वो पूरा गया, तो ये टेलीकॉम सेक्टर में आ गए। टेलीकॉम सेक्टर यानी कि जियो में आ गए। अब जियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया, तो ये इनके लिए नया सेक्टर था, तो उसी को कह रहा है यहाँ पे कि यह किसी कंपनी द्वारा नए संयंत्र या कार्यशाला आदि में किया गया निवेश। तो अब ये जो जियो हो गया, ये इनके लिए कौन सा फील्ड हो गया? ग्रीन फील्ड हो गया मुकेश अंबानी के लिए, ठीक है। तो यही चीज़ है। अब मुकेश अंबानी फिर से कोई और भी टेलीकॉम सेक्टर में काम करते हैं, तो वो ग्रीन फील्ड नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो एक कोई नया काम करता है, नया क्षेत्र में इन्वेस्ट करता है, तो उसे हम ग्रीन फील्ड कहते हैं। बात समझ में आ गई ना? अगला क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र, जिसे हम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहते हैं, की स्थापना करने वाला प्रथम एशियाई देश कौन था? तो ये भारत था, और कांडला जो क्षेत्र है वहाँ पे ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाया था। अच्छा, ये
एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन होता है और एक होता है सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि भारत 2000 में स्थापित किया था। ये जो सेज होता है, सेज का मतलब यही हो गया, सेज का मतलब आप समझ सकते हैं, सेज मतलब वही जो खाट बाट जो होता है ना, दुल्हन सोती है या जो भी दुल्हा सोता है या आम आदमी भी सोता है, तो सेज का मतलब वैसा ही कुछ इकोनॉमिक क्षेत्र में होता है। कहने का मतलब कि जैसे सपोज ये वाला क्षेत्र को हम सेज क्षेत्र घोषित कर दिए। अब इसमें क्या होगा कि व्यापार करने में सुगमता होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिस भी हो रहेंगे जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो चीज़ें होती है वो डील करेगी। यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट संबंधित भी व्यवस्था होगी, रेल होगा, उसके बाद सड़क व्यवस्था होगी, उसके बाद पानी से भी यहाँ पे जाने की व्यवस्था होगी। तो यानी कि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर आप समझ सकते हैं। जोन मतलब कि एक क्षेत्र, इकोनॉमिक पर्पज से एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा हो सकता है, उसी को कहते हैं एक प्रकार का सेज। और उसी के तर्ज पे ये भी ईपेज भी था, ठीक है, जो कि 65 में स्थापित हुआ था। ईपेज उतना ब्रॉड नहीं था, लेकिन ये सेज काफ़ी ब्रॉड होने की वजह से इसको सक्सेस मिली और इसको सक्सेस नहीं मिली, ठीक है। तो बात समझ में आ गई ईपेज और सेज क्या होता है। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई करने वाला देश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिससे हम कहते हैं, कौन देश करता है, यानी कि कौन से देश से ज़्यादा पैसा भारत में आता है। तो इसका आंसर होगा सिंगापुर। अब कहेंगे सिंगापुर तो एक छोटा सा देश है, या आप कह सकते हैं एक प्रकार का शहर है, तो इतना पैसा इंडिया में कैसे वो भेज देता है। तो देखिए इसके पीछे अलग रीजन है। जो सिंगापुर है, इधर सिंगापुर है। अब जितने भी कंपनियां आती है बाहर के, जितने भी यूरोपियन या एशियन जो भी कंपनी आती है, पहले कहाँ पे इन्वेस्ट करती है, ये ऑफिस खोलती है सिंगापुर। अब सिंगापुर से फिर ये यहाँ पे आती है। तो आप कहेंगे कि डायरेक्ट क्यों नहीं आती है। डायरेक्ट इस वजह से नहीं आती है क्योंकि इसको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। टैक्स हेवन जो कंट्री होती है ना, पहले वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे कि क्या होगा कि हम थर्ड पर जगह में जाना है हमें, तो हम सेकंड जो देश है उसको यूज करेंगे, जो कि टैक्स हेवन कंट्री है उसको यूज करेंगे, जिससे हमारा जो टैक्स है वो बच सके। इसी वजह से वोडाफोन का जो केस है, इसी वजह से लफड़ा में पड़ा था कि वोडाफोन ने टैक्स इतना बचा लिया था इंडियन कानून के तहत कि बाद में सरकार को आँख खुली कि अरे भाई ये वोडाफोन तो हमको चूना लगा गया, लेकिन इंडिया की कानून ही ऐसी थी, तब वोडाफोन जीत भी गया केस। तो बाद में फिर उसको मॉडिफाई किया गया, लेकिन अब तो पहले के कानून मान्य होगा। अब आपने बना दिया, उसके अब के कानून के आधार पर थोड़ी ना आपको सज़ा होगी। आपने कानून से पहले क्राइम किया है और उसके बाद अगर कानून बना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको सज़ा नहीं होगी ना। तो इसी वजह से वोडाफोन ने इंडिया को चूना लगाया था बहुत अच्छे तरीके से। तो यही है कि सिंगापुर से सब कंपनियां इंडिया आती है, जिसकी वजह से टैक्स इसको बहुत बचती है। तो इस वजह से अब सिंगापुर से आएगी। एक बेस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं आपको देता हूँ कि यूट्यूब का जितना भी पैसा जितने भी लोगों को जाता है, जैसे कि हमें आता है, या जितने भी यूट्यूबर हैं, एशिया की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि इंडिया के, एशिया की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि पाकिस्तान के यूट्यूबर हो या फिलीपींस के यूट्यूबर हो या चाइना के यूट्यूबर। हालांकि चाइना में पता नहीं यूट्यूब चलता है कि नहीं है, मुझे नहीं पता कि वहाँ चलता होगा, नहीं चलता होगा शायद, लेकिन फिर भी जितने भी एशिया कंट्री हैं सभी जगह पैसा यूट्यूब का यहीं से जाता है, सिंगापुर से। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की कंपनी सिंगापुर में पहले भेज रही है और फिर सिंगापुर भेज रहा है सब जगह पैसा। तो नाम तो होगा कि सिंगापुर भेज रहा है, ठीक है, आपको ये पता है कि कहाँ से आ रहा है, लेकिन नाम तो किसका होगा, इसका होगा। तो इसी वजह से सिंगापुर इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है। उसके बाद अमेरिका का है हाथ है, उसके बाद मॉरिशस वगैरह, फिर ये अमेरिका अभी अभी हाल ही फिलहाल में 4 दिन पहले सेकंड नंबर पे आया है। अगला क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, वाइट लेवल एटीएम। देखिए आप बहुत बड़े बड़े शहरों में घूमे होंगे तो एक कुछ ऐसे एटीएम देखे होंगे जो कि ना पीएनबी का होगा, ना एसबीआई का, ना एचडीएफसी का, कुछ अदर कंपनी का होगा, जिसका कि बैंक ही नहीं होता है। जैसे टाटा वगैरह कहीं कहीं एटीएम खो रखा है, टाटा का आपने बैंक सुना है, नहीं सुना है। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे एटीएम कंपनियां हैं जो कि दूसरे जो बैंक है उससे टाई अप करके अपना एटीएम खोल देती है। और ये किसके तहत खोलती है, जिसकी स्थापना गैर बैंकिंग कंपनी द्वारा होती है। इसकी स्थापना की मंजूरी आरबीआई के भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत प्रदान की गई है। यानी कि आप भी आपकी कोई कंपनी है, आप भी एटीएम जगह जगह पे खोल दो, आपको कमीशन मिलेगा उसी आधार पे। जो भी बैंक से आप टाई अप करोगे उसी आधार पे आपका कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो ये जो एटीएम होती है उसको कहते हैं वाइट लेवल एटीएम, ठीक है, वाइट लेवल एटीएम। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए वो आपको याद हो गए होंगे। इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।